हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिल अंसारी है। आज मैं आप सबको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक समझाना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी बातें हुई। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसे बताया। हम जब भी अलग अलग किताबें उठाते हैं, उन सभी के बारे में अलग अलग हमें जानकारी मिलती है। तो मैं आप सभी को अलग अलग किताबों में अलग अलग नज़रिए से उन सभी का निचोड़ सारांश निकाल के आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खोज 7वीं शताब्दी में की गई थी, लेकिन उस समय लोगों को इस बारे में का ज्ञान नहीं था। पहली बार 7वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत में ईंटों की खुदाई में, ज़मीन में जब खुदाई की जा रही थी तब ईंटें निकले। जब ईंटें निकले तब वहाँ के लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और उस ईंटों का उपयोग अपने घर बनाने के लिए करने लगे। तभी वहाँ एक महान वैज्ञानिक ने ये सब देखा कि लोगों को जब भी ईंटें की आवश्यकता पड़ती है तो वो ज़मीन से खोद के ईंटें निकाल लेते हैं। क्या वजह है? चार्ल्स मेमन ने ये देखा और 1856 में चार्ल्स मेमन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। लेकिन कुछ समय बाद उनका ध्यान वहाँ से हटा और वह अपनी और इस सभ्यता को पूरी तरह खोज नहीं कर पाए। फिर 1856 में कघिन्नम आए। कघिन्नम ने इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1856 का समय ये वो समय था जब हमारे देश में रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे। बटन बंधु और कघिन्नम दोनों का ध्यान यहाँ पर गया। जब 1853 में 1856 के बीच रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, तभी लाहौर से कराची के बीच ट्रैक बिछाए जाने थे। तब खुदाई में इस सभ्यता का पता लगा। निर्माण के दौरान हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी गई। इस क्रम में 1861 में एक अलेक्जेंडर कघिन्नम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया और उस खोज को वहीं पर रोक दी गई। अब समय आया 1921 का। इस सभ्यता की खोज का जो मुख्य रूप बोला जाता है, जिसने बहुत मेहनत की है सभ्यता खोज में, उनका नाम है डॉक्टर दयाराम साहनी ने। डॉक्टर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह रखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की और वह मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता माने गए। यह सभ्यता सिंधु नदी तक फैली हुई है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। दोस्तों, ये आपको ये सब जान के बहुत हैरानी होगी कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता ये केवल भारत में ही ना फैलकर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैली हुई है। इसकी खोज में सबसे ज़्यादा साक्ष्य हमारे भारत में मिले हैं, जिसकी संख्या है 925। अफ़गानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 475 शेष यानी सबूत इस सभ्यता के मिले हैं। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, अफ़गानिस्तान में 2 सबूत मिले हैं इस सभ्यता के।
पाकिस्तान में 475 स्थल खोजे गए हैं और भारत में सबसे ज़्यादा 925 इसकी खोज की गई है। मतलब ज़्यादा इसकी सभ्यता हमारे भारत में मिले हैं। इसके अलावा इस सभ्यता के भारत में इस सभ्यता की खोज कहाँ कहाँ मिले, इसमें पहले नंबर में है जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर में पंजाब, तीसरे में राजस्थान और चौथे में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी इसके साक्ष्य कहीं कहीं मिलते हैं। लेकिन गुजरात में सबसे ज़्यादा इसके पुरातत्व मिले हैं। यही इसके क्रम की बात कर ली जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्रम एक तीर के समान है। जो दक्षिण के मांडा से लेके उत्तर के दोमाबाद तक और पूरब के आलमगीरपुर से पश्चिम के बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। मांडा ये हमारे कश्मीर में पड़ता है, दमोवाद ये हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है, आलमगीर ये हमारे देश के उत्तर प्रदेश में पड़ता है और सुल्कोडोगर ये हमारे हमारे पड़ोसी देश बलूचिस्तान में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 14 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वही पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ के जो लोग थे उनके रहने का व्यवहार, उनके खाने की चीज़ें, उनका पहनावा, उनके आभूषण सब ही अतुलनीय थे। उनका एक अलग ही विस्तार था, अलग ही सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अवधि 2500 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग C40 के अनुसार थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर इसके अवशेषों की खोज की थी। अतः इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। समाज सत्यात्मक था। लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। समाज व्यवसाय के आधार पर पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक 4 वर्ग के लोग रहा करते थे। दोस्तों, इस बात पर गौर किया जाए, समाज व्यवसाय के आधार पर सिंधु सभ्यता में 4 किस्म के लोग रहा करते थे, जिसमें पुरोहित यानी विद्वान लोग, योद्धा, सिपाही लोग, व्यापारी यानी बिजनेसमैन लोग तथा श्रमिक मिलकर 4 वर्ग हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो की खोज में पशुपति की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाला सांड यानी सींग युक्त सांड को पवित्र पशु माना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा प्रचलित थी। लोग तंत्र मंत्र व भूत प्रेत पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं व जौ थे। कृषि व पशुपालन के साथ साथ उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी सभ्यता खोजी गई, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूड़ो, रंगापुर, रोपड़, लोथल, कीटादेजी, आलमगीरपुर, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली
थे। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास था, नगरीय विकास था, जल निकाय था, बहुत ही उत्तम था। हमारे शहर यानी वहाँ के सारे शहर 2 हिस्सों में बटे थे, जिसमें से यानी यह हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो घर थे, गांव थे, वो 2 रूप में बना करते थे। एक था पुरोहित और दूसरा है पुरोहित और श्रमिक। पुरोहित यानी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ये मैं आपको यहाँ पर ज्ञात करा देना चाहता हूँ कि पश्चिमी टीले में पुरोहित वर्ग के लोग रहा करते थे, यानी उस समय जो राजा महाराजा और वीआईपी लोग हुआ करते थे वो पुरोहित टीले में रहा करते थे, जबकि पूर्वी टीले में शहर की आम जनता, सिपाही और आम नागरिक रहा करते थे। पुरोहित टीला के 4 दीवारें हुआ करती थीं, यानी वो 4 दीवारों से घिरा हुआ करता था, जबकि पूर्वी टीला जो था वो केवल 1 दीवारी से घिरा हुआ करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी टीला सुरक्षित और पूर्वी टीला असुरक्षित था। पुरोहित टीले में या पश्चिमी टीले में पक्के ईंट की 4 दीवार हुआ करती थीं, जबकि पूर्वी टीले में केवल 1 दीवारें हुआ करती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का जो निर्माण था बहुत ही उत्तम था। नगर जो थे हर घर 90 अंश में मुड़ा करते थे। मैं आपको यहाँ ज्ञात करा देना चाहता हूँ कि धोलावीरा एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर पुरोहित टीला और पश्चिमी टीले के बीच एक और टीला था जिसका नाम था मध्यमा। दोनों में से एक टीला था मध्यमा। यहाँ की शहर व्यवस्था बहुत उम्दा थी। हर गली, हर रोड 90 अंश में कटती थी। यहाँ के जो दरवाजे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सभी घर मेन रोड में ना खुल के गलियों में खुला करते थे। रोड समकोण पर बनते थे, सभी घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन लोथल में घरों के दरवाजे, यानी लोथल एक सभ्यता है जिसके दरवाजे मेन रोड में खुले थे। इस सभ्यता में ये खासियत थी। लोथल में एक और ख़ासियत है, क्योंकि लोथल में हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल यानी लास्ट में ला है, ला से लोथल, लोथल ला से रोड और ला से लोथल यानी चावल लोथल, ला आखिरी में भी है, इसमें भी ला है। यानी लोथल में चावल के साक्ष्य और उसके दरवाजे गलियों में ना खुल के मेन रोड में खुला करते थे। बाकी सभी दरवाजे गलियों में खुलते थे। घरों की व्यवस्था आमतौर पर एक समान थी। इनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। इनकी मुख्य 9 फसलें थीं। गेहूँ, जो अनाज थे। दूसरा तरबूज, खरबूज, खजूर, ये जो फल थे उस समय के। राई, सरसों, तिल, ये उस समय तेल के रूप में यूज़ किए जाते हैं और अभी भी यूज़ किए जाते हैं। कपास, सिंडोन, कपास जिसे सिंडोन भी कहते हैं, सिंडोन की राजधानी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती बहुत हुआ करती थी। सर्वप्रथम कपास की खेती यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हुई। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडोन सभ्यता भी कहते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक पुरोहित वर्ग था जो कि पश्चिमी टीले में था। एक आम लोग थे जो पूर्वी टीले में हुआ करते थे। तो उस समय जो थे वहाँ के आभूषण भी अलग अलग हुआ करते थे, जो यानी आभूषण गहने। उस समय जो अमीर वर्ग के लोग थे वो आभूषण में सोना, चांदी, हाथी दांत और मनके पहना करते थे। वही जो गरीब वर्ग के लोग हुआ करते थे वो आभूषण के रूप में शंख, साँप और मिट्टी के आभूषण पहना करते थे। कपड़ों के लिहाज से इस समय में सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रकार के वस्त्र हुआ करते थे, एक सादे और दूसरे कढ़ाईदार यानी 3 पत्तियाँ। सादे कपड़े जो थे और कढ़ाईदार 2 प्रकार के कपड़े पहना करते थे सब कोई। सभ्यता और खोज नदी और कहाँ पर क्या मिला, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज डॉक्टर दयाराम साहनी ने रावी नदी में 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज में हमें एक सींग वाला पशु, अन्नागार, कब्रिस्तान और तांबे का पैमाना मिला। अन्नागार यानी अनाज गाय जहाँ पर अनाजों का भंडारण किया जाता था। मोहनजोदड़ो रखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इस खोज में पशुपतिनाथ का मूर्ति, नर्तकी, काशी की प्रतिमा, विशाल स्नानागार और अन्नागार मिले थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में दोनों में ही अन्नागार मिले थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला था। कालीबंगा की खोज घाघरा नदी में राजस्थान के घाघरा नदी में की गई थी। कालीबंगा में जूते खेल व हल मिले उस समय। चंदूड़ों की खोज 1934 में मजूमदार ने सिंधु नदी पर की थी। चंदूड़ों की खोज में उस समय की जो महिलाएं थीं वो उस समय जो आभूषण करती थी, जैसे मनके, ब्यूटी पार्लर, लिपस्टिक, काजल इत्यादि के साक्ष्य प्राप्त हुए। रंगपुरी की खोज में हमें धान की भूसी और गेहूं मिले थे। रोपड़ की खोज पंजाब के सतलुज नदी में की गई थी। रोपड़ एक ऐसी सभ्यता है जहां पर हमें ये साक्ष्य मिले हैं कि रोपड़ सभ्यता में जो लोग थे कुत्तों के साथ इंसान को दफनाया जाता था। यानी रोपड़ में ये साक्ष्य मिले हैं खुदाई पर कि कुत्तों के साथ आम लोगों को यानी आम नागरिकों को दफनाया जाता था। लोथल जिसकी खोज गुजरात में की गई। गुजरात में लोथल सभ्यता मिली। लोथल में बंदरगाह के प्रमाण मिले और चावल के साक्ष्य मिले। मैंने बताया लो से लोथल, ला से चावल, ला आखिरी में है दोनों में, लोथल और चावल। लोथल में चावल के साक्ष्य मिले। कालीबंगा यानी बनावली हरियाणा, कोहिशार जिले में बनावली मिला। मिट्टी का खिलौना, जो और हल, बनावली में साक्ष्य मिले हैं मिट्टी का खिलौना, हल और जो। सोना, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि उस समय के जो लोग थे वो आधुनिक थे, वो कुछ ना कुछ नया करते थे। मैंने बताया कि वहाँ के जो समय की जो सोने मिला करते थे, सोना जो थे वो मुख्य तौर पर कर्नाटक। उस समय के जो सोना कहाँ से आया करते थे इसके बारे में भी जानकारी हमें होना चाहिए। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मतलब कोई 10-12 के एग्ज़ाम ले लो, बोर्ड एग्ज़ाम ले लो
CBSE ले लो, NCERT ले लो, सभी जगह ऐसे प्रश्न पूछा करते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोने के साक्ष्य किस स्थान पर हुए थे। तो सोने हमें मिले थे कर्नाटक और अफ़गान में। सोना कहाँ से आया करते थे उस समय, कहाँ से मतलब आया करते थे, कर्नाटक और अफ़गान से। रही बात चांदी की, चांदी हमें मिलते थे ईरान और अफ़गान से। चांदी कहाँ से आते थे, ईरान और अफ़गान से। सोना चांदी अफ़गान से भी आया करते थे। तांबा हमारे राजस्थान की खेतड़ी से आया करता था और हमारे पड़ोसी राज्य बलूचिस्तान से तांबे मंगाए करते थे। टिन एक धातु होती है जो कि मध्य एशिया और अफ़गान से मंगाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ के लोग आधुनिक थे। उन्होंने तांबा और टीन को मिलाकर एक वस्तु यानी एक पदार्थ का निर्माण किया था जिसे कांसा कहते हैं। इसी कारण से तांबा और टीन के मिश्रण से एक धातु बना दी गई थी जिसे कांस्य धातु कहते थे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसकी लास्ट हेडिंग और पढ़ लेते हैं। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। सही बात है। विश्व के जो लोग थे, विश्व में सर्वप्रथम भारत के लोगों ने मिलकर कपास की खेती प्रारंभ की थी। इसीलिए इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता कहा जाता है। मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की तौल की इकाई 16 के अनुपात में विभाजित थी। यानी तौल की इकाई जो थी 16 के अनुपात में विभाजित थी। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों में मेहुआ कहा जाता था। मुद्राएं और मोहरें सेल खड़ी से बनी होती थी। यानी देखिए हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो उस समय मुद्राएं थी वो मोहरें सेल खड़ी की बनी हुआ करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान की खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। सोना हमारा कर्नाटक अफ़गानिस्तान, चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान। वही गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्द माणिक्य बदबशखा से मंगाया जाता था। शीप की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं, अनाज, मसाले, टेराकोटा मूर्तियां, इमारती लकड़ियां आदि निर्यात की वस्तुएं थीं। सुनिए उस समय जो हाथी दांत थे, अनाज थे, मसले थे, ये सब हमें बाहर से मंगाए जाते थे। यानी उस समय सोचिए कि हमारा जो भारत देश था वो कितना धनी था। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि जैसा कि मैंने बताया नगर व्यवस्था अच्छी थी। यहाँ की नगर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला, मैंने बताया था 1922 में प्रखलदास बनर्जी ने खोज की थी इसकी। मोहनजोदड़ो में अन्नागार भी मिला है। यदि पेपर में आए कि विशाल स्नानागार किस सभ्यता में मिला तो आप लिखिएगा मोहनजोदड़ो, और अन्नागार मिले, अन्नागार बोले तो कहाँ, हड़प्पा में लिखिएगा। ये एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो कि हर सड़कें समकोण पर काटती थी। घरों का निर्माण आयताकार खंडों में किया जाता था। भवन का निर्माण पक्की ईंट और कच्ची ईंटों में किया जाता था। 2 टीले हुआ करते थे, एक पश्चिमी टीला हुआ करता था, एक पूर्वी टीला हुआ करता था। पश्चिमी टीले में पुरोहित वर्ग यानी अमीर वर्ग के लोग रहा करते थे और जबकि पश्चिमी टीले में आम लोग रहा करते थे। पश्चिमी टीला 4 दीवारें हुआ करती थी, पक्की ईंटों से निर्मित थी, जबकि पूर्वी टीला जो था 1 दीवारें थी, वो असुरक्षित टीला था। वहीं धोलावीरा में मैंने बताया आपको कि इन दोनों के बीच यानी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले के बीच एक टीला और था जिसका नाम था मध्यमा, लेकिन इसके साक्ष्य केवल धोलावीरा में प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो अलग ही थी, वो पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि ये लिपि प्रथम लाइन 2, देखिए इसकी जो लिपि थी समझिएगा कि क्यों नहीं पढ़ा जा सका, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे महान लोग हैं,
इसके बाद भी नहीं पढ़ा जा सका। क्यों नहीं पढ़ा जा सका? इसकी वजह ये थी कि इसकी प्रथम लिपि जो थी, यानी प्रथम लाइन में दाएं से बाएं, ठीक है, प्रथम लाइन जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और द्वितीय लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस तरीके को बुस्टोफेदम कहलाता है। इस तरीके को बुस्टोफेदम कहते हैं। इस लिपि को चित्रलिपि भी कहा जाता है। देखिए, मैंने आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित करें और अपना ध्यान रखें। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अपने परिवार का ध्यान रखिए। चलिए, धन्यवाद।